हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा ये जो लेसन चल रहा है तरंग प्रकाश की चल रहा है और इस तरंग प्रकाश की में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। ये अलग अलग टाइप से कई तरीके से पूछा गया है, जो कि काफी बार पूछा गया है। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखना, आपको अभी समझ में आ जाएगा और एक ही बार में आपका तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग अपनी जो है तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए। डेली नया कंटेंट जो है आप तैयार करते रहिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेली आप तैयार करते रहिए और जो पुराना तैयार हो गया हो उसका रिवीजन जो है आप करते रहिए। तभी आप जो है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो इसलिए अपनी तैयारी में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी तैयारी पर जो है काफी फोकसित रहिए और हर सब्जेक्ट को डेली जो है पढ़ने का प्रयास करिए। नया भी देखिए और पुराना जो है जो तैयार हो गया है उसका भी रिवीजन करते रहिए। तो चलिए तैयारी करते रहिए और हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या जो है देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंग के अपवर्तन की व्याख्या, यानी अगर इसके हम व्याख्या की बात करें तो देखो इसमें कुछ नहीं है, बस केवल आप ये डायग्राम देख करके ये जितनी बातें लिखी गई हैं सब आप आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे चलिए देख लेते हैं। देखो, जब कोई तरंग एक समान माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखो एक बात जाने रहिएगा, कोई भी तरंग है, चाहे प्रकाश की किरण हो, प्रकाश की तरंग हो, चाहे जो हो, यानी कोई भी तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है जहां पर एक माध्यम इधर ये है और दूसरा माध्यम ये है, यानी कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी वो क्या होता है कि अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। भाई, कोई तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना, इसे ही अपवर्तन कहा जाता है। इनमें आवृत्ति वही रहती है, यानी इस प्रकार के अपवर्तन में अगर देखा जाए तो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन तरंग की चाल तथा तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। यानी तरंग की जो चाल होती है, पहले माध्यम में मान लीजिए v1 है तो दूसरे माध्यम में v2 हो जाती है और जो तरंगदैर्घ्य होते हैं ये भी बदल जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो डायग्राम बना है इसी पर हमने लिखा है, क्या लिखा है कि माना z डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, यानी ये z और z डैश जो है एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। भाई, इसके ऊपर वाला माध्यम फर्स्ट हमने कहा है और इसके नीचे वाले माध्यम को सेकंड बताया गया। इन दोनों माध्यमों को ये अलग करता है। ये जो अपवर्तक पृष्ठ है ये दोनों माध्यमों को अलग करता है, जिनमें तरंग की चालें क्रमशः v1 तथा v2 है। भाई, पहले माध्यम में जो तरंग की चाल होगी वो v1 होगा और दूसरे माध्यम में जो तरंग की चाल होगी वो v2 होगा। माना पहले माध्यम में समतल तरंगार्घ AB तिरछा आपतित होता है। अब हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा पहला माध्यम है इसमें ये समतल तरंगाग्र है जो AB है, जो तिरछा जो है पहले माध्यम में आपतित होता है। एक समतल तरंगाग्र है जो AB, ये जो है पहले माध्यम पर आपतित होता है। जो t बराबर 0 समय पर अपवर्तक पृष्ठ z डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है, यानी जब यह अपवर्तित होता है तो उस समय अगर हम t की वैल्यू 0 मान लें, यानी 0 समय पर ये z डैश अपवर्तक पृष्ठ पर यानी बिंदु A पर जो है स्पर्श करता है तथा तरंगार्घ के बिंदु B को पृष्ठ बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। यानी ये जो तरंगार्घ का बिंदु B होता है, ये बिंदु B ये अपवर्तक पृष्ठ A डैश तक पहुंचने में मान लीजिए t समय इसको लगता है, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में इसको t समय लगता है। तो अगर देखा जाए तो BA डैश यानी जो हमारा BA डैश होगा, भाई आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो दूरी होता है, दूरी आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो आप देख रहे हैं यानी BA दूरी है, यानी BA दूरी ये चल रहा है, तो
अब इसमें चाल जो है B1 है, भाई पहले माध्यम की चाल हमने B1 माना है तो B1 हो जाएगा, और समय जो लग रहा है वो T है, तो ये हमारा हो जाएगा BA डैश बराबर B1T हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे ये कहा गया जैसे ही तरंगार्क AB आगे बढ़ता है, यानी जो AB जो तरंगार्क बना है ये जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, भाई थोड़ा आगे बढ़ेगा तो पृष्ठ के A व A डैश बिंदु से टकराता है, यानी पृष्ठ जो हमारा A डैश है इस बिंदु पर यह तरंगाग्र जो है आगे जाकर के टकराता है। अब जब टकराएगा तो यहीं पर हाइगेंस के नियमानुसार अब हाइगेंस का नियम जो है लागू हो जाता है। क्या कहता है कि इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है, यानी जैसे टकराता है तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं जो है निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो पहले माध्यम B1 चाल से और दूसरे माध्यम B2 चाल से आगे बढ़ती हैं। यानी पहले माध्यम में जो है भाई B1 वेग से आगे बढ़ रही हैं और दूसरे माध्यम में B2 वेग से चाल से जो है आगे बढ़ती है। बिंदु A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका T समय में दूसरे माध्यम AB डैश दूरी तय करती है। भाई बिंदु A से जो भी तरंगिका चलती है तो जो दूसरा माध्यम है इसमें जो द्वितीयक तरंगिकाएं बनती हैं, यहाँ पर ये बिंदु B डैश यानी AB डैश। अब AB डैश की अगर हम बात करें तो B2T होगा, समय उतना ही लगेगा जितने समय में BA डैश तक पहुंचेगा तो T समय लगा होगा, तो यहाँ A से B डैश तक पहुंचने में भी T ही समय लगा होगा। और ये जो वेग है वेग इसका भाई दूसरे माध्यम में है तो ये B2 हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया माध्यम में AB डैश यानी B2T दूरी तय करती है, यानी जितने में यहाँ से BA डैश दूरी तय होगा सेम उतने AB डैश जो है दूरी तय करता है। इतने ही समय में बिंदु B पहले माध्यम में BA यानी BA डैश यानी B1T दूरी चलकर AB डैश बिंदु पर पहुंच जाता है, जिससे द्वितीयक तरंगिका चलना प्रारंभ करती हैं। यानी जितने दूरी में ये यहाँ से यहाँ पहुंचता है उतने जितने दूरी में AB डैश पर पहुंचता है उतनी दूरी BA डैश पहुंचता है, और यहीं पर जो है द्वितीयक तरंगिका जो है स्टार्ट होती है। तो द्वितीयक तरंगिका अगर देखा जाए इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि AB डैश बराबर, यानी अगर हम बात करें AB डैश की तो यहाँ ये माध्यम B2 में वेग इसका बदल जाएगा तो ये हो जाएगा B2T, समय तो उतना ही लग रहा है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो BA डैश जो पहले माध्यम में है तो इसका B1 वेग होगा, भाई पहले माध्यम का वेग B1 है और ये समय उतना ही लग रहा है तो ये T हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब और आगे बढ़ते हैं। भाई बिंदु A को केंद्र मानकर, ये जो बिंदु A है इस बिंदु A को केंद्र मान लिया जाता है, बिंदु A को केंद्र माना जाता है। अब केंद्र मानकर जितना AB ये त्रिज्या होती है उतना A और B डैश चाप लगाते हैं, और A और B डैश चाप लगाने के बाद अब इसको बिंदु A डैश और इसको बिंदु B मान लेते हैं और दोनों को स्पर्श करती हुई एक रेखा जो है खींचते हैं। यही रेखा जो होती है ये द्वितीयक तरंगिकाओं को जो है प्रदर्शित करती है। बात समझ में आएगी नहीं? यानी बिंदु A को केंद्र मानकर बिंदु B का त्रिज्या लेते हैं और लेकर बिंदु B की त्रिज्या लेकर के B डैश पर एक चाप लगाते हैं, और चाप लगाने के बाद बिंदु A डैश और B डैश को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचते हैं जो कि द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित करता है। द्वितीयक तरंगिकाएं A डैश B डैश को स्पर्श करती हैं, अतः A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र होता है। यानी A डैश B डैश जो होता है इसी को अपवर्तित तरंगाग्र कहा जाता है। माना आपतित तरंगाग्र AB, यानी जो आपतित तरंगाग्र हमारा AB है, तथा अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश, यानी जो अब यही आपतित ये है और अपवर्तित ये हुआ, तो अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश अपवर्तक तल ZZ डैश, यानी जो हमारा अपवर्तक तल ZZ डैश है के साथ क्रमशः कोण I तथा R बनाते हैं। भाई यहाँ पर आपतित किरण है तो I कोण बनाएगा और ये अपवर्तित किरण है तो ये R कोण बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं। भाई एक त्रिभुज आपको दिख रहा है AB A डैश, तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AB A डैश में, तो यहाँ पर I बन रहा है तो साइन I बराबर, भाई साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लंब जो होगा BA डैश होगा, भाई BA डैश ये लंब बटे A डैश ये हमारा जो है कर्ण हो जाएगा। और आप जानते हैं BA डैश जो हमारा होगा BA डैश, भाई BA डैश की वैल्यू B1T है और बटे A डैश, इसको ऐसे ही लिख लेंगे
ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, अब हम समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में बात कर लेते हैं। ए बी डैश ए डैश में तो साइन आर बराबर जो होगा भाई, इसका कोण आर बन रहा है तो साइन आर बराबर हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ए बी डैश ये हो जाएगा लंब ए बी डैश बटे ए डैश आ जाएगा। तो ए बी डैश की वैल्यू अगर देखा जाए तो ए बी डैश की वैल्यू है b2t अपान ये ए डैश ऐसे ही होगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसको आप कह सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो हमारा आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर, भाई यहाँ पर ये नीचे वाला कट जाएगा, टी कट जाएगा तो b1 अपान b2 जो है देखने को मिल जाएगा, और जो कि नियतांक। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कुछ नहीं किया है, पहले त्रिभुज हमने ए बी ए डैश ले लिया और इसका साइन आई कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा बी ए डैश और बराबर बी ए डैश की वैल्यू जो है बी ए डैश की वैल्यू b1t है और ए डैश ऐसे हो गया, समीकरण 1 बन गया। और इसी प्रकार दूसरा ले लेंगे ए बी डैश ए डैश त्रिभुज, तो यहाँ पर साइन आर बराबर ए बी डैश अपान ए डैश बन जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता ही है। तो यहाँ पर ए बी डैश की वैल्यू जो है b2t है तो ये हो जाएगा बटे ए, और इन समीकरण 1 में 2 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा ये साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 क्योंकि t और t कट जाएगा, दोनों में t है, ए डैश कट जाएगा तो इतना आ जाएगा जो कि एक नियतांक होता है। देखो बच्चों, अगर इसे देखा जाए तो यही अपवर्तन का प्रथम नियम है, ये जो आया है ये अपवर्तन का प्रथम नियम है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, यानी इसे ही स्नेल का नियम भी बोला जाता है। चित्र में स्पष्ट है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं कि आपतित किरण, इसमें जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में है। भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित है, यही अपवर्तनांक का दूसरा नियम है, और ये जो है अपवर्तनांक का दूसरा नियम बोला जाता है। अगर बात करें स्नेल के नियम में प्रयुक्त नियतांक को, भाई स्नेल के नियम में जो नियतांक प्रयुक्त होता है, नियतांक को दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोला जाता है। 1 and 2, भाई 1 जो है एक माध्यम के लिए है और 2 जो है दूसरे माध्यम के लिए है, यह अपवर्तनांक है से प्रदर्शित करते हैं। अतः 1 या 2 बराबर जो होगा साइन आई बटे साइन आर, और ये बराबर होगा b1 अपान b2 के। तो ये स्नेल का नियम है। तो आपके एग्जाम में जो है ये स्नेल का नियम भी पूछा गया है। भाई आपके एग्जाम में जो है स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, ये भी नंबर लगा के जो है इसी क्वेश्चन को आपको स्नेल के नियम के अनुसार भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर के जो है पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।